चलिए, तो चैप्टर 11 पार्ट 1 हिंदी मीडियम अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड 12th मूल्य निर्धारण साम्य मूल्य। ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 10 इस साल नहीं है, सीधे 9 के बाद में हम आ गए हैं चैप्टर 11 पर। और चैप्टर 11 है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। अब देखो, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि इस साल जो चैप्टर 10 हटा है ना, जो सिलेबस में से कम किया गया है, उसमें यह समझाया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। चैप्टर का नाम देखो अपने 11th चैप्टर का नाम, ये पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण। अब समस्या यह है कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता ही आपने क्या होता है ये तो हटा दिया, अब उसमें मूल्य निर्धारण कैसे समझाएंगे हम, यदि वही नहीं समझाया तो। इसलिए हम यहाँ ज्यादा दम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका बेसिक ही हटा दिया है उन्होंने, है ना। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा, इस चैप्टर में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक, और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक नंबर के, राइट। तो हम इसमें बड़े क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि जहां पर प्रतियोगिता मतलब पूरी तरह से कंपटीशन चल रहा है ना, यहां पर जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी कंपनी होती है, अपने उत्पाद का मूल्य खुद निर्धारित नहीं कर पाते हैं। कौन निर्धारित करता है? बाजार निर्धारित करता है, ठीक है। कौन निर्धारित करता है? बाजार। और वो कैसे होता है? मांग और सप्लाई के नियमों को देखकर, मांग और सप्लाई के कारण उसका जो मूल्य होता है वो निर्धारित होता है। फर्म मतलब कि बिजनेस उसका उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता, ठीक। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता, है ना। ये उसका एक विशेषता बताना जरूरी थी। तो यहां पर यदि उस वस्तु का जो कि कहां है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में है, वहां पर उसका मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के नियम से क्या होता है? निर्धारित होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये इसका बेसिक में वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वही समझाया है कि वस्तु की मांग क्या होती है। देखो, आप जानते हो वस्तु की मांग क्या होती है ना, यहाँ पर वही समझाया है। मांग तालिका बनाई है, ठीक। मांग तालिका को यहाँ पर ग्राफ में समझाया है कि मांग कैसे होती है ना। ये हम समझ चुके चैप्टर्स में, है ना, मांग चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्या समझाया गया है? पूर्ति को समझाया है कि वस्तु की पूर्ति क्या होती है, कैसे बढ़ती है, क्या भाव होता है, ठीक। यहाँ पर जो स वाला पॉइंट है, जो तीसरा, यही यहाँ का क्वेश्चन है मेन, कि भैया पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से मांग का मूल्य का निर्धारण होता है। तो हम यहां से चालू करेंगे, सी वाले पॉइंट से चालू करेंगे, स वाले पॉइंट से, ठीक है। इसका इसका चित्र आपको दूसरे पेज पे मिलेगा, ये रहा 11.3, ठीक है। जहां पर मांग वक्र भी है, ये देखो डी 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 क्या है? मांग वक्र, और एस एस क्या है? सप्लाई पूर्ति वक्र। तो मांग का आपको मालूम है कैसे चलता है भाई? उल्टे मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तरफ नीचे की तरफ चलता है ना। कीमत कम होगी तो मांग बढ़ती जाएगी, और कीमत बढ़ेगी तो मांग फिर पीछे की तरफ वापस आएगी, राइट। मतलब लेफ्ट हैंड तरफ आएगी, ऊपर की तरफ, मतलब कि मांग की मात्रा कम होती जाएगी, राइट। दूसरा, सप्लाई कैसा बनता है? तो सप्लाई साहब ऐसा बनता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, सप्लाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ राइट हैंड पर, और कीमत कम होगी तो सप्लाई नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड पर आती जाएगी। क्लियर है? तो इन दोनों को यहां पर इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये समझो। पहले मैं ग्राफ में समझा रहा हूं, फिर लिखा हुआ अपन देखेंगे, है ना। ग्राफ पे नजर रखना, मैं जो बोलूंगा वो ग्राफ में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। देखो, P दिख रहा है, प्राइस, ये तो अभी नहीं है, पहले आएगा P1। P1 दिख रहा है, P1 मान लो ये हो गया 15 रुपए, कितना हो गया, ठीक।
तो 15 रुपए पर किसी वस्तु की मांग कितनी होगी? जहां पर ये डी पर टकरा रहा है, ए पर, ये ए पॉइंट दिख रहा है ना, तो इसकी मांग कितनी होगी? ए मतलब इसको नीचे लेके आओगे तो ये क्यू के इधर दिखेगा, लेफ्ट हैंड तरफ। मान लो ये हो गई, इधर ऊपर दिख रहा है ना, चलो उसको मैं देखते हैं। मान लो ये कितनी हो गई, 100 क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। तो 15 रुपए पे कितनी? 100 क्वांटिटी। जबकि इसी पर आप देखोगे 15 रुपए पर सप्लाई कितनी है, तो 15 रुपए के सामने जाओगे, ए आया, ए के बाद में सप्लाई का बी आया, बी टच हुआ, तो बी को आप सीधे नीचे एक्स पर लाओ, राइट, तो ये क्यू से राइट हैंड तरफ दिखेगा। मतलब कि मान लो ये 15 रुपए पर 300 यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार है। 15 रुपए पर मांग कितनी है? 100 यूनिट की, और वही 15 रुपए पर पूर्ति कितनी है? 300, क्योंकि ज्यादा भाव है तो ज्यादा सप्लाई, और यहां पर ज्यादा भाव है, ज्यादा रेट है, तो मांग कम है, हाँ या ना। तो इस स्थिति को हम बोलेंगे अतिरिक्त पूर्ति। देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, ए और बी के बीच का अंतर क्या होगा? अतिरिक्त पूर्ति। 100 की मांग है और पूर्ति कितनी है? 300, तो 200 क्या हो गई? 200 अतिरिक्त पूर्ति हो गई। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति को समझाइए, तो आपको यही समझाना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि देखो यहां पर P1 पे 100 मांग है और पूर्ति कितनी है? 300, तो ये जो बीच का अंतर है साहब, यही क्या है? अतिरिक्त पूर्ति है, मतलब ज्यादा। अब क्या होगा इस स्थिति में, जरा सोचो। मांग कम है, मांग कम है तो पूर्ति वाले घबराएंगे। बात को समझो, किसी भी चीज का मूल्य तब बढ़ता है जब मांग अधिक हो। क्या हो? मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो। और इसका उल्टा हो जाए तो मांग कम है और पूर्ति अधिक, तो पूर्ति वाले अपना रेट कम करेंगे। ठीक, पूर्ति अपना रेट कम करेंगे तो पूर्ति का जो रेट कम होगा, प्राइस कम होगा, तो मात्रा भी कम होगी, क्योंकि उस हो सकता है उस रेट में दूसरी फर्म को बनाना पुरता नहीं, पुरता नहीं मतलब समझते हो कि उतनी लागत में, उतने कम कीमत में वो नहीं बना सकते। सिर्फ कुछ ही बिजनेस होंगे, जो कंपनियां होंगी जो उतनी कम कीमत पर वो चीज उपलब्ध करवा सकती है जितनी की मांग वाले चाहते हैं। तो क्या होगा? वो कंपनियां बंद हो जाएगी जो इतना सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, हाँ या ना। तो पूर्ति ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये किधर की ओर खींचेगा? ये ई की तरफ जाएगा। ये जो फोर्स है ना बेटा, मांग फोर्स लगाएगा, मांग फोर्स लगाएगा और पूर्ति नीचे की, पूर्ति को नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक, ये ई दिख रहा है ना, ई की तरफ। समझ में आ रही बात? मांग नीचे की तरफ इसको लेके जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि पूरी चल जाएगी, मांग वालों की चल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सब्जी मार्केट में आप जाओ, आपने किसी सब्जी का रेट पूछा 60 रुपए, आपने बोला 40 में दोगे क्या, तो क्या वो दे देगा? दे देगा क्या? नहीं, वो बोलता है 55 में ले जाओ। फिर अपन बोलते हैं अच्छा चलो 45 में दे दो, वो बोलता है नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वो बोलता है ठीक है यार 50 ले जाओ। ठीक, होता है ऐसा। अब हमको लगेगा कि यार 50 ठीक है, तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो आगे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पर हम रुक गए, किस पर? 50 पर रुक गए, तो हम 40 से कहां आ गए? 50 पे आ गए, और वो 60 से कहां आ गया? 50 पे आ गया। यही मूल्य निर्धारण है, मार्केट में यही होता है। कहां? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता, सब्जी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का मार्केट है बेटा, देख के आ जाओ। चिल्लाते रहेंगे ना, और सबका रेट लगभग एक ही रहेगा, बस मांग और सप्लाई पर काम चलेगा। बेटा किसी सब्जी का रेट 20 है और किसी का 80 है, ये किस बात पर निर्भर करेगा? कि उसकी सप्लाई कितनी हुई है। मंडी आम लोगों के लिए सुबह 7 बजे खुलती है, पर व्यापारियों के लिए सुबह 4 बजे खुलती है मंडी।
सब्जी मंडी। वहां पर क्या होता है, किसान लोग अपनी सब्जियां लेके आते हैं, राइट, और वहां पर सब्जी की आवक मतलब कितनी सप्लाई हुई है उस पर डिपेंड होता है कि आज दिन भर इस सब्जी का रेट क्या रहेगा। उन्होंने देख लिया सब्जी मंडी में, मान लो टमाटर का रेट अपन ने देखा ना, कभी 80 भी होता है तो कभी 5 रुपए किलो भी हो जाता है। जिस दिन टमाटर सुबह 4 बजे, जहां पर छोटे व्यापारी टमाटर खरीदने आए हैं किनसे, या तो बड़े व्यापारियों से या बड़े किसानों से, तो देखा जाएगा कि भाई 1 ट्रक टमाटर आया है या 5 ट्रक। ऑटोमेटिक 1 ट्रक होगा तो वो टमाटर महंगा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। 1 ट्रक वाला बोलेगा भाव बढ़ाते जाओ, मैं नहीं दे रहा, बढ़ाओ, हाँ है ना। पर जब 5 ट्रक खड़े होंगे तो भैया सब व्यक्ति अपना अपना माल बेच के निकलना चाहते हैं। क्यों? सड़ने वाली चीज है, टिकाऊ वस्तु नहीं है, तो रेट क्या होता जाएगा, धनाधन गिरते जाएगा। फिर उसके बाद में हम जब जाते हैं सब्जी मंडी में छोटा मोटा लेने, तब हम भी वहां पर ऐसे ही करते हैं। हम भी देखते हैं कि 4-5 ठेले खड़े हुए हैं टमाटर के, तो इससे नहीं उससे जाके रेट पूछेंगे, हाँ या ना। पर दिख रहा है कि यार एक ही व्यक्ति टमाटर लेके बैठा हुआ है और वो बोल रहा है 80, तो हमारी ज्यादा नहीं चलेगी, हाँ या ना। बस यही है, यही यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। जब भी आप इसको पढ़ोगे ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक घूमेगी, मैं जानता हूं, और याद हो जाएगा। अब जरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। P2, ये P2 दिख रहा है प्राइस, मान लो ये कीमत है 5 रुपए। ठीक, तो 5 रुपए में मांग क्या होगी, ये देखो डी होगी, ये डी पे टकराएगा और मांग कम है, सॉरी प्राइस कम है, तो सप्लाई क्या होगी उसकी, कम होगी ना। ज्यादा लोग उत्पादन करेंगे क्या उसका, नहीं। अब होगा ये कि सप्लाई कम होने के कारण और मांग अधिक होने के कारण इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ताकत में अब कौन हो गया, सप्लायर। यहां पर देखना, यहां जो कम होंगे वो ताकतवर होंगे और जो अधिक होंगे वो कमजोर होंगे। जैसे मैंने बताया टमाटर का रेट, टमाटर का एक ही ट्रक आया है मंडी में, तो वो पावर में होगा, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है और मांगने वाले ज्यादा है, तो किसकी चलेगी, सप्लायर की चलेगी। और यदि ट्रक ज्यादा है ना, और मांग कम है, तो किसकी चलेगी, मांग की चलेगी। मतलब मांग वाला, देखो जिसकी चलेगी, जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसका मतलब ये है कि वो पावर में, वो प्राइस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो P2 पे प्राइस कम है तो सप्लाई कम है और मांग ज्यादा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अतिरिक्त मांग। तो यहां कम कौन है, सप्लाई, तो सप्लाई क्या होगा, ताकत में होगा। अब सप्लाई बोलेगा कि ठीक है तुमको इतना चाहिए, मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूं, पर आपको प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो सप्लाई यदि कम है और मांग अधिक है तो प्राइस बढ़ेगी, ये ई की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और यदि ऊपर वाला देखो, यदि सप्लाई अधिक है और मांग कम है तो प्राइस क्या होगी, कम होगी। ठीक, और इस तरह से ये किसी एक पॉइंट पर आके जहां पर ये मैच हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था 50 रुपए पर, सामने वाला बोल रहा था 60 रुपए किलो, हमने बोला था 40, दोनों एक ऊपर आया एक नीचे आया और 50 में मिल गए, इसी को साम्य मूल्य कहते हैं। कौन सा मूल्य बोलते हैं, साम्य मूल्य, मतलब संतुलन का मूल्य, मतलब कि वस्तु का मूल्य का निर्धारण। साम्य मूल्य, संतुलन मूल्य, मूल्य निर्धारण एक ही बात। ठीक, मार्केट में इसका रेट कितना हो गया, 50 रुपए हो गया, या ये 10 रुपए पे टच हुआ तो ये 10 रुपए हो गया। ठीक है, इसको आप ये सारणी में देखोगे, देखो संतुलन मूल्य दिख रहा है तालिका, इसमें वही दिखाया गया है कि वस्तु की कीमत दिखाई गई है, ठीक, वस्तु की मांग बताई गई है और वस्तु की पूर्ति बताई है। देखो 1 रुपए पर वस्तु की मांग कितने हैं, 500 की, 500 किलो, जबकि पूर्ति कितनी है, केवल 100 किलो। ठीक, वस्तु के 2 रुपए की 2 रुपए की कीमत पर कितने लोग कितना मांगना चाहते हैं, 400 किलो मांगना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूर्ति बढ़ जाएगी क्योंकि कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ी है तो पूर्ति 100 से कितनी हो गई, 200। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अतिरिक्त
मांग की दशा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 400 मांग है और पूर्ति 200 है। ठीक है, तो ये 3 रुपए पर जहां पर की मांग और पूर्ति दोनों की संख्या क्या हो गई, आपस में मिल गई, तो ये 3 रुपए क्या हो जाएगा, संतुलन मूल्य, साम्य मूल्य, वस्तु का मूल्य। ठीक है, अच्छा साम्य मांग क्या होगी, तो 300 यूनिट क्या हो जाएगी, साम्य मांग हो जाएगी। सॉरी साम्य मांग नहीं होगी, साम्य मात्रा हो जाएगी। ऐसी मात्रा, ऐसी क्वांटिटी जिस पर सप्लाई और मांग बराबर है। भाई इसको क्या बोलेंगे हम, संतुलन मात्रा, साम्य मात्रा, है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं, जहां पर ये बराबर हो जाए। ठीक है बच्चे, मैंने समझा दिया है आपको, कुछ नहीं, ये तालिका देखना है, उसका ये स्पष्टीकरण है, जो मैंने कहा है बेटा वही है ना, और यहाँ पर चित्र को समझाया है। 5 नंबर में प्रश्न बनेगा कि भैया मांग पूर्ति के संतुलन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, या मूल्य का निर्धारण, वस्तु के मूल्य निर्धारण क्या होता है, संतुलन मूल्य निर्धारण क्या होता है, समझाइए। तो पेज के पीछे आ जाइए, यहां से चालू करना है, सी से आपको। किसी भी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है ना, मात्रा शब्द भूल जाते बच्चे, लिखना आपको नहीं भूलना है। मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा के ठीक बराबर होती है, उसी पर क्या हो जाएगा, वो वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। इस दशा में जिस मूल्य का निर्धारण होता है उसे संतुलन मूल्य या कीमत कहा जाता है। इस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति आपस में बराबर होती है, साथ ही साथ मांग कीमत और पूर्ति कीमत भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती है। मतलब वही 3 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए जो अपन ने एग्जाम्पल देखे। तो मूल्य के सामान्य सिद्धांत के अनुसार, तो ये मूल्य का सामान्य सिद्धांत है, जिसमें आखिरी में आप देखोगे क्या लिखा है, जहां पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग क्या होती है, बराबर होती है। इस तरीके से आपको एक तालिका बनानी है, तालिका को समझाना है और वक्र बनाना है। ठीक है, 5 नंबर में, और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो पूरा गारंटी है कि वो लगभग ये पूछने वाले हैं। ठीक है, आज ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, एक ही वीडियो में, एक ही दिन में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है ना, सिलेबस के कारण, छटनी के कारण इसमें से बहुत सी चीजें हट चुकी है। चलिए हम अब आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। तो बच्चों इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। मतलब कि जो हमने अभी संतुलन देखा था उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मांग और पूर्ति में कोई बदलाव आता है तो। ठीक है, इसको हम कल ही देखेंगे। इसके बाद में इसके बाद में दूसरा जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, मांग तथा पूर्ति वक्र के सरल अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 3-4 बातें बतानी है। तो इसको हम ये दोनों चैप्टर को कल कंप्लीट कर लेंगे, अलग अलग है ना, अलग अलग वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है।